आई थिंक मैम आज हम जब फर्स्ट स्किल से जब स्टार्ट करेंगे ना, कि राइट फ्रॉम जब से हम हॉस्पिटल में आए, तो ये स्किल हमें बहुत हेल्प करने वाली है आज। ठीक है, पहली स्किल हमने, सी वी हैव 7 हैबिट्स, 7 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग गुड हैबिट्स, जो एक तरह के टूल्स हैं और स्किल्स हैं जो हमारे पेशेंट भी सीखते हैं और हमारी फैमिली को भी सीखनी पड़ती है, सो दैट आर रिकवरी प्रोसेस इज हेल्दियर। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो स्किल आती है वो आती है बी प्रोएक्टिव। मैम थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जाम्पल। तो आज हम उन 7 स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, आदतें किसी आदमी को राज पे, अच्छी आदतें उसकी राज पे चढ़ा सकती हैं। तो हम कुछ ऐसे पॉजिटिव बिहेवियर्स, मतलब आदत मीन्स कि लाइक जो रेपिटेटिवली ऑटोमेटिक मोड पे हमारे अपने आप क्यू देख के शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वो स्किल्स की, उन हैबिट्स की बात करेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारे ऑटोमेटिक मोड में, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ऑटोमेटिक मोड में हमारे बिहेवियर में ऐसे रच जाएं कि हमें अपनी लाइफ इफेक्टिवली लिव करनी आ जाए। कल की मीटिंग शाम की जो हॉस्पिटल होती है वो किस किसने सुनी? और कोई जो निधि मैम ने बात करी उससे कुछ रिलेशन था कल की मीटिंग में? इसका और इसका क्या था? ये क्या है? ये हमारा मैगडेला इमरजेंसी बटन। ठीक है, अगर ये ऐसे होता है ब्रेन, दैट मीन्स हमारा इमरजेंसी बटन हमेशा ऑन है। तो बीमारी के दौरान पेशेंट के, इमरजेंसी बटन और फैमिली का हर टाइम फोन आया, कुछ हो गया, घबराहट हो गई, लड़ाई हो गई, पैनिक, फियर, इनसिक्योरिटी, तो हमारे दिमाग में जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो इन हैबिट से भर चुका है। मतलब हमने रिएक्ट करना ही करना है, हमने इम्पल्सिव होना ही होना है, डर आना ही आना है, इनसिक्योर होना ही होना है, डाउट्स आने ही आने हैं। दैट इज़ नॉट अ हेल्दी ब्रेन। अब आप सोचो, आपके घर में 2 इमरजेंसी बटन ऑन हमेशा रहते हैं, जितने फैमिली मेंबर हैं सबके इमरजेंसी बटन ऑन है। इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? इमरजेंसी क्या होती है मैम? कोई बड़ी अर्जेंट सिचुएशन हो, राइट नाउ इमीडिएट अटेंशन हाँ, चाहिए उस चीज़ को। सो द थिंग इज़ कि लाइक जो हम बात कर रहे हैं, कल का हमारा भी सेशन मॉर्निंग का भी यही चल रहा था कि लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये हमारी ब्रेन स्टेम है। ठीक है, जहाँ पे हमारी नब्ज़, हम जिंदा है, यहाँ से पता लग जाता है। हम कहते हैं ना, भाई अपनी चेक कराओ पल्स, तो ये हमारी ब्रेन स्टेम है। ये हमारा है चिम ब्रेन, हमारा इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन में एक छोटा सा बिल्कुल बादाम जैसा हिस्सा होता है, आलमंड साइज का, जिसको हम कहते हैं मिगडेला, जो हमारे इमोशंस को देखता है। ठीक है, ये हमारे इमोशंस को देखता है। तो चिम ब्रेन के ये वाला पार्ट हो गया हमारा मिगडेला, यहाँ पे हमारा चिम ब्रेन है जिसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी है मत, हमारा पीएफसी। तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए कि हमारा मिगडेला ऐसे होना चाहिए और हमारी मत को ऐसे होना चाहिए। मतलब प्लीज आप लोग सब अपनी ऐसे बना लीजिए। तो ये क्या है, हमारी मत, और ये हमारा है मिगडेला, जो हमने बोला कि इमरजेंसी में जब कोई डेंजर परसीव होता है हमको, जब हम कोई ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ हमें लगता है कोई थ्रेट है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है हमें हेल्प करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज इट नीड्स टू बी हमारी मत के नीचे। अब होता क्या है, क्योंकि जब हम एडिक्शन में रहते हैं, हमारे पेशेंट्स को भी थ्रेट परसीव हो रहा होता है, कहाँ से आएगा, किਵੇਂ आएगा, ठीक है, छुपाना कहाँ है, पकड़ा ना जाऊँ, तो उनका भी मिगडेला एक टाइम के बाद ऑन होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इससे पहले कि निधि मैम और एक्सप्लेन करते हैं कि बाबा जी ने, भगवान ने हमारे दिमाग के अंदर, हम अलार्म लगाते हैं ना कि कुछ हो गया तो अलार्म बज जाएगा, तो हमारे अंदर वो अलार्म फिट किया हुआ है कि जब तेरी लाइफ में कोई खतरा आएगा तो वो बटन ऑन हो जाएगा और तुम्हारे शरीर का ऐसा मैकेनिज्म चल पड़ेगा कि तुम उसको अपने उस खतरे से बचा लोगे। अब जब हमारे घर में ये बीमारी होती है, 24 घंटे खतरा ही खतरा होता है। मतलब तो आप देखो कि जैसे ये हम लगाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म्स लगाते हैं,
ठीक है, आपने देखा है होटल्स में, जहाँ घरों में, माई सिस्टर सेड एक बार पूड़ी बना रही थी ऑस्ट्रेलिया में तो वो फायर अलार्म बज गया। तो मतलब ये क्या है कि सिस्टम कि ज़रा सा उसको लगे कि फायर आया तो हमें खतरा आया तो हमारा ये सिस्टम ऑन हो जाता। बट एडिक्शन में क्योंकि हम बीमारी के साथ जब रह रहे हैं, जैसे मैम कह रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा ये वाला बटन जो कभी ऑन होना था इमरजेंसी में, अब ये कंटिन्यूसली ऑन मोड में हो गया। तो मतलब आप देखिए कि हमारी मत जो ऊपर होनी चाहिए, क्या हमारे पंजाबी हमारे को पाठ में क्या कहते हैं, मन नीवा मत उच्ची, बट इत्थे की हो गया साडा मन ऊपर ते मत चले गई थल्ले, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली थ्रेट परसीव कर रहे हैं कि कुछ हो ना जाए, क्या बनेगा इसका, ये फ़ोन आ गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, किसी को पता तो नहीं लग गया, हाय मतलब आज फिर नुकसान तो नहीं हो गया। सो आप ये देखिए कि ये वाला जो सिस्टम ऐसे होना चाहिए था अब वो ऐसे हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस सिस्टम को वापस उसकी पोजीशन में लाने के लिए ये अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है, ये अपनी हैबिट्स को, अपने रूटीन जो, क्योंकि अब ऑटोमेटिक मोड में क्या चल रहा है हमारा, ये फियर फैक्टर, ठीक है। अब इस फियर फैक्टर को हमने वापस उसकी पोजीशन में लाके अपनी पीएफसी, अपने स्किल्स, अपने टूल्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने स्टेप्स को लेकर आना है ताकि हम इसको मैनेज बैलेंस कर सकें कि जब कोई इमरजेंसी हो तो ये ऑन है, अदरवाइज मैं किससे काम चलूँ, मैं अपनी मत से काम करना सीखूं। तो आज हम उन स्किल्स की बात कर रहे हैं ताकि जो ये हमारा इमरजेंसी जो बटन ऑन है हमेशा एडिक्शन में, हम इसको वापस रेगुलेट कर सकें, वापस मैनेज कर सकें। और अब हमारे रिस्पॉन्सेस, क्योंकि ये सिस्टम क्या कर रहा है हमेशा रिएक्शन मोड पे, हमेशा एक इमोशन को ओवरवेल्म्ड फील कराता है, घबराहट, इमरजेंसी, हाय कुछ हो ना जाए, कुछ हो तो नहीं गया, फाइट एंड फ्लाइट, मतलब खतरा आ गया तो जहाँ तो मैं लड़ूँ, जहाँ मैं भागूँ, जहाँ मैं बिल्कुल फ्रीज हो जाता हूँ, मैं बुलाती नहीं, जहाँ मैं बिल्कुल फ़ोन पीपल प्लीजिंग करना शुरू कर देता हूँ। मतलब जब इंडिया को खतरा होता है कि पाकिस्तान अटैक करने वाला तो पूरी फौज रेडी हो जाती है, इसी तरह से हम रेडी हो जाते हैं, पर 24 घंटे तो नहीं अटैक हो रहा ना। तो मतलब हमारा भी जो दिमाग का मैकेनिज्म है, हमारे भी जो दिमाग की मशीनरी है वो खराब हो चुकी है, पेशेंट की खराब, हमारी भी खराब। मैम थोड़ा सा मैं इसमें इंटरप्ट करूँगी। अब फैमिलीज अक्सर हमें कहती हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें तो सब कुछ पता है, हम तो इतना सफ़र कर रहे हैं जितना हमें पता है आपको पता ही नहीं है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी भी मशीनरी ख़राब हो गई है, या ये जो हम स्किल्स की बात करते हैं, हर बारी मीटिंग्स की बात करते हैं, क्यों ज़रूरी होती है? यही मैं पूछने वाली हूँ। जैसे सिर्फ 3-4 हाथ खड़े हुए, हम 6:30 रोज लाइव मीटिंग होती है सर की हॉस्पिटल से, सैटरडे को ये आप सब क्यों नहीं सुन रहे हो? किसी कारण से ये मीटिंग हो रही है, 30 साल से हॉस्पिटल में वो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, 30 साल से फैमिलीज वहाँ बैठ के सीख के, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है ही नहीं कि गोली दी और बीमारी निकल आई थिंक मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, हमारे जितने भी पेशेंट की फैमिलीज हैं, रोज़ सुबह मॉर्निंग में एक आता है, उसमें एक मैं शाम को लाइव मीटिंग का भेजती हूँ, या बीच में कोई छोटा सा होता है। मैं लाइव मीटिंग का जब भेजती हूँ उसका मेन मकसद होता है कि जितनी फैमिलीज हैं वो सुने, लेकिन जब मैं देखती हूँ ओनली 27 फैमिलीज आर वॉचिंग, 25 आर वॉचिंग, मैक्सिमम 30 आर वॉचिंग, जबकि मेरी लिस्ट जो है ना आई थिंक अबाउट 200 फैमिलीज की हो गई हुई है। हम देखते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो मैम कह रहे हैं ना, मैं ये बोलूँगी बीइंग फैमिली मेम्बर्स हमें लगता है हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं ये भी है। और साथ में हमारी लंबी सी लिस्ट है, घर में मिस्त्री लगे हुए थे, बच्चे को पढ़ाना था, ये था, मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो हम आई थिंक अपने आप को याद कराएं कि हम यहाँ आए क्यों हैं, और मैम इस इलाज पे हमारी जिंदगी और घर टिका हुआ है। और जो सुनते हैं ना वो स्पेशली एक छोटा सा मैसेज लिख के भेजते हैं, मैम आज वाली जो बात हुई है ना सर ने, हमें लगा हमारे लिए ही की थी, हमारी फैमिली के लिए की थी। तो ये जो हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं आप तक लाइव मीटिंग पहुंचाने के या आपको कुछ बातें बताने के, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता।
हम ये बता रहे हैं कि बीमारी की वजह से, जो बीमारी हमारे घरों में आई है, आपके घरों में आई है, उसकी वजह से हमारे ब्रेन में भी चेंजेस आए हैं, हमारी भी डर, एंजाइटी, डिप्रेशन आई है हमें, जो हम एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हमारा पेशेंट, हमारा लव्ड वन एक्सेप्ट नहीं ना करता कि मैं नशा करता हूँ या मुझे इलाज की ज़रूरत है, ऐसे ही हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें भी एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या मुझे कोई स्ट्रेस आ रहा है। पिछले 7 दिनों में 3 फोन आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, 2 मदर्स और 1 वाइफ। अभी बात कराओ, अभी बात कराओ, अभी बात कराओ, मन नहीं लग रहा, मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बिना। आप सोच रहे हो एक तरफ वो जिंदगी और मौत की बीमारी से लड़ रहा है, मगर आपका इमरजेंसी बटन बंद ही नहीं हो रहा। स्कूल तो हम छोड़ आए थे अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए, पहले दिन वो रोता रहा मगर घर नहीं लेकर आए। अब जब जिंदगी के लिए उसको यहाँ भेजा है तो हम अपने ऊपर वर्क क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब मोस्ट That इम्पोर्टेंटली is what द ma'am is क्वेश्चन इज explaining. कि जो हम यहाँ पे इलाज कराने आए हैं, ठीक है, क्या आपको लिखा है बाहर खांसी, नजला, जुकाम, बुखार का इलाज हो रहा है यहाँ पे? आप सेवेरिटी ऑफ इलनेस तो जानिए कि हम एक फेटल इफ अनट्रीटेड, एक जानलेवा बीमारी से बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मतलब हमें पता क्या लगता है, घर बैठ के खांसी जुकाम में दवाई ले ली, छुट्टी हो गई, दवाई तो हम दे ही आए हैं, छोड़ आए हैं। जैसे नॉर्मली हॉस्पिटल्स में ऐसे ही होता है, 7-8 दिन 15 दिन पेशेंट रहा, रिकवर हुआ और हमें लगता है कि बैक टू नॉर्मल लाइफ सब चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए हम हर मीटिंग में कहते हैं कि इस बीमारी के नेचर एंड कोर्स को जानिए, इस बीमारी के करेक्टरिस्टिक्स को जानिए कि ये खांसी नज़ला ज़ुकाम नहीं है, एडिक्शन आपके ब्रेन डिसऑर्डर, आपका सबसे बड़ा जो ऑर्गन है उसको उसने हाईजैक किया है, वहाँ पे खिलवाड़ हुआ है, वहाँ पे चेंजेस आए हैं। और आप बीमारी के साथ जब आप रहे हो तो चेंजेस ऑटोमेटिकली, शैडो इलनेस आपके अंदर भी आ गई है, सेम वही सिम्टम्स। उसकी ऑब्सेशन क्या बनी हुई है कि नशा करना है, आपकी ऑब्सेशन क्या बन गई है, आपका लव्ड वन। दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि मुझे मेरे हस्बैंड को लेके जाना है, बच्चे को लेके जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा, तो अपने आप से पूछो क्या वो वाकई में अभी हस्बैंड है, बेटा है, कहाँ है? वो जब घर में भी था तो महसूस हो रहा था कि ये बेटा है, ये पति है। शरीर के साथ रहना है कि एक इंसान, हेल्दी इंसान के साथ रहना है, पेशेंट के साथ रहना है या रिश्ते के साथ रहना है। आई थिंक लास्ट टाइम मैम ने 4 सिम्टम्स इस बीमारी में बताए थे कि जब आप अपने लव्ड वन को मिलते हैं तो वो 4 सिम्टम्स आपको देखने में मिलेंगे। कोई बता सकता है वो 4 सिम्टम्स क्या थे? हाँ जी, हाँ जी, एग्रेशन, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर 2 सबसे पहले गुस्सा था। और बताइए बताइए। नंबर 1 हमने बोला पेशेंट मिलेगा तो क्या होगा, विल गेट ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੱਦ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਬਿਹੇवियर, हाँ जी, एग्रेशन, थ्रेटनिंग। और फिर उसके बाद उसके मेरे को कब लेने आओगे? हाँ वैसे बार्गेनिंग। हाँ मैं पहले कहता था मैं रहना नहीं, फिर 1 महीना, फिर अभी उसका ऐसे मेरे को कमरा अकेले को, हाँ जी, जमा करवा दो, आ जाओ। अब डोम से रूम में शिफ्ट कर, हाँ डोम से उधर शिफ्ट करा दो। अगर लेकर भी नहीं जाना तो फिर आना किस लिए है, आपने मिलने भी क्यों आना है, ऐसे। और नंबर 4 क्या था? बार्गेनिंग के बाद क्या था? हाँ जी सर, थ्रेटनिंग, एग्रेशन, थ्रेटनिंग, बार्गेनिंग, और लास्ट में जब कुछ नहीं मिलता तो क्या, किस पे आ जाते हैं हम? प्लीडिंग, प्लीडिंग, मिनते करना। हाँ जी, प्लीडिंग, हाँ जी। और जब ये चारों काम नहीं आती फिर क्या करते हैं? जब एंगर, एग्रेसिवनेस भी नहीं काम आती, हमारी बार्गेनिंग भी नहीं आती, थ्रेटनिंग भी नहीं आती, प्लीडिंग भी नहीं आती, फिर क्या फिर करते हैं? एडमिट कर लेते हैं, बीमार ही है। नहीं, फिर नॉन इश्यूज पे बात करते हैं। खाना नहीं मिल रहा, नींद हाँ नहीं आ जी। रही, आप मजे ले रहे हो, प्रोसेसिंग होनी है, मुझसे बात नहीं करते, मैं अकेला होता हूँ, मुझे कॉर्नर कर देते हैं, मैं 2-2 बजे तक नहीं सोता, ये फिर खाना बहुत गंदा है, फिर ये हाँ नॉन जी, इश्यूज पे खाना। बात होनी शुरू हो जाती है। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आप देखिए यहाँ पे खांसी जुकाम बुखार कहीं पे है,
अग्रेशन है, बार्गेनिंग है, इसका मतलब कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है? उसका ब्रेन और उसका माइंड दोनों ही इन्वॉल्व। पिछली बार ही बताया था, पता मैंने चलता एग्जाम्पल दी थी कि जब हमारे पेट में दर्द होता है तो हम फटाफट से डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि हमें पेन हो रही होती है। लेकिन एडिक्शन में ना पेन होती है ना चुभन होती है, किसी चीज़ को कोई चीज़ चुभती नहीं है हमें, रादर हमें मज़ा आ रहा होता है। हम जो बिहेवियर कर रहे होते हैं वो पक्के हो गए होते हैं। अब एक पेशेंट जब आपको गुस्सा दिखाता है फैमिली में या एग्रेसिव होता है तो माएँ डर जाती है, बैक स्टेप ले लेती है, कह देती है कि चल ठीक है ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ। बहुत माएँ करती हैं या फादर करते हैं या भाई बहन करते हैं, हमें उसके गुस्से से बहुत डर लगता है। वो जब गुस्सा करता है और आप बैक स्टेप लेते हो या आपके चेहरे पे जो उसको डर मिलता है उसको उसी से मज़ा आ रहा है अब, और उसकी वो हैबिट पक्की हो गई है, डेवलप हो गई है। उसने कंडीशनिंग कर ली है इस चीज़ के साथ कि जब मैं गुस्सा करूंगा, जब मैं ऐसा बिहेवियर करूंगा तब तो ये मेरी बात मानेंगे ही मानेंगे। मतलब हमें दर्द सहने की आदत हो जाती है, फिर वो हमें दर्द नहीं देता। और मतलब वो फेयर ड्रिवन से हम मतलब इतना ऑपरेट करते हैं कि अब पेशेंट की क्या है कि मैं इनको डराऊं और अपना काम निकलवाऊं। आप ना भी कह के जाते हैं, पर जब यहाँ पे आप डर रहे होते हैं उनके चेहरे पे, वो टच एंड गो मीटिंग्स पे आपके हाव भाव जब पेशेंट देख रहा होता है तो उसको पता होता है। ये जो है ना चिम्ब्रेन, इसको माँ की, बीवी की, बाप की, भाई की, बहन की, सबकी वीकनेस पता है, हाँ जी। किसको क्या कहना है और कैसे शेक करना है। इसीलिए हम कनिंग एंड बैफलिंग बोलते हैं इसको। इस डिजीज में मरीज को पता होता है कि किसको मैं कौन सी बात बोलूंगा कि जहाँ मेरा काम बन जाएगा, जहाँ मेरी बात ये सुन लेंगे, कहाँ कैसे थ्रेटनिंग बिहेवियर करूंगा, क्या डराऊंगा, क्या करूंगा, ये ढीले पड़ जाएंगे। अभी आपके साथ कल कॉन्वर्सेशन में आपके लव्ड वन ने आपको यही बात बोली, आपके बेटे ने, कि तुम तो बड़ी पैरी है, तुसी मीटिंग पे ना आ जाओ। हाँ जी। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि ये बाकी तो इनको मैं रोक नहीं सकता, यहाँ पे आए कहीं ये ना हो मीटिंग सुन के इनका माइंड चेंज हो जाए तो मेरे को लेकर ना जाए, तो बेटर है। कितनी सुंदर प्ली कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ आओगे, इतनी दूर धुंध पै जानी है तो ਤੁਸੀਂ ना ही आओ। हाँ, माँ तो खुश हो गई, मगर पेरेंट्स को लगता है फिक्र हो गई बच्चे कि की हमारे मुझे। बच्चे की तो फीलिंग्स वापस आ गई, वो कंसर्न्ड है, बट आप उनकी इंटेंशन देखो, बीमारी कैसे प्लेफुली, जो कनिंग है, बीमारी कैसे आपको बेफल करे। वर भी और जब हमने सेशन लिया उसका तो फिर उसने ये एक्सेप्ट किया, कहता मुझे लग रहा था कि आपने 1 महीना और बढ़ा देना, तो इसलिए वो ना ही आए तो अच्छा, एक ही बार ही आए, जो एक पर्टिकुलर डेट दी हुई है तभी आए, क्या ही करना है आपके। हाँ जी। लास्ट 16 जनवरी को ही आ जाना। जी ये भी बोला था जी। तो ये हमें समझना है, पता है उसको भी 16 तक रखना ही रखना है हमने पूरा पक्का। नहीं, कल तो हमने एक और स्टेटमेंट देनी थी ना कि अगर प्रोग्राम नहीं हुआ तो उसके बाद बाकी जब हाँ तक जी। नहीं सीखोगे वो हमारी तरफ एक्चुअली मैं अपने लव्ड वंस को बोलती हूँ, कुछ हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो 1.5 महीने में भी, सेकेंड मंथ में भी शेक नहीं होते। एक होता है शेकेबल होती है आपकी प्रॉब्लम, तो जब शेक नहीं होते तो मैं उनको बोल रही थी कि आपने ना अपने आगे एक वॉल खड़ी करी हुई है, ना तो आप उससे बाहर आ रहे हो ना किसी और को एंटर करने दे रहे हो, तो पहले हम ये ब्रेक करें वॉल। तो स्टेटमेंट्स आती है फिर पेशेंट्स की, कई बारी 3 महीने में वॉल ब्रेक कर लोगे आप, तो मैं अक्सर कहती हूँ 3 में नहीं होगी फिर 6 में कर जाएगी, कोई बात नहीं, अगले 3 हम वैसे ही रख लेंगे, हम आपसे चार्जेस नहीं लेंगे। तो फिर वो चीज़ जो होती है ना, फिर उनको लगता है अच्छा, फिर आपने ना कन्विंस कर लेना फैमिली को, आपने 6 महीने कह देना है, तो मैं कहती हूँ बदलो, फिर थोड़ा सा आगे आप बढ़ो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ताकि चीज़ें बेटर हो सकें। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप क्या बात कर रहे हो। 1 मिनट टॉक इसलिए की जाती है, इसलिए की जाती है कि उसमें मैसेज कन्वे होना चाहिए कि क्या मैसेज आप कन्वे कर रहे हो। ये जो स्किल्स हम बताते हैं वो हमने भी अपने अंदर लेके आनी है। कहीं ना कहीं बीइंग फैमिली मेंबर हमारी पेशेंस खत्म हो जाती है। क्यों? एडिक्शन को जैसे बोला गया फैमिली डिजीज है, तो फैमिली डिजीज है, घर में बीमार अगर सारे हैं, सारी तो फिर हम फैमिली कैसे बीमार है expect इसके करें कि सिर्फ और सिर्फ वही प्रोग्राम करे, वही सिर्फ अपना इलाज कराए, क्योंकि एडिक्शन इज इक्वल टू फैमिली डिजीज। एक बंदा नशा करता है, बीमार सारी सारे फैमिली होते हैं। अफेक्टेड है। तो फिर हम आपके लिए सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स, जब हम आपके लिए कहते हैं कि नहीं रोज़ आना है, फॉलोअप्स लगानी है, जब मीटिंग्स लगानी है, प्रोग्राम करना है, क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर भी उतना बीमार है। ये सब बातें जो निधि मैम कह रहे हैं, क्योंकि
बीमारी ऐसी है कि इसका क्योर अभी तक एक्सपर्ट्स नहीं बना पाए। तो उन्होंने जो तरीका बनाया है ना, जिस दिन पहले दिन आप हॉस्पिटल में घुसे तो जो जो आपको बोला जा रहा है, जो जो करवाया जा रहा है, सुबह मीटिंग में आओ, शाम को आओ, इधर शिफ्ट करो, सैटरडे को आओ, ये मीटिंग सुनो, ये स्किल समझो, ये सब ट्रीटमेंट ही है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, हम खाली हाथ वापस जाएंगे। देखिए, एडिक्शन को और सिंप्लीफाई करते हैं। एडिक्शन को हम जब कहते हैं बायो, साइको, सोशल, स्पिरिचुअल मॉडल, चलो मैम 2 एस्पेक्ट्स पकड़ते हैं। बायो मतलब बॉडी, ठीक है। अब बॉडी में ही ब्रेन है, बॉडी में ही आपका लिवर है। एडिक्शन में ये दोनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं। आंखों का नंबर है तो मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर है तो मेरा हार्ट, ठीक है। अगर डायबिटीज़ है तो पैंक्रियाज अफेक्टेड होंगे। अब जब हम एडिक्शन की बात करते हैं कि बायो डिजीज़ है, ठीक है, बायो, तो बायो मीन्स कि ब्रेन और कौन सा ऑर्गन दूसरा अफेक्ट होगा सबसे ज़्यादा, लिवर। अब हम बात करते हैं साइको। साइको मीन्स कि रिलेटेड टू माइंड। अब माइंड का काम क्या है? थॉट्स, थॉट से फिर फीलिंग, फीलिंग से फिर आपका एसोसिएटेड बिहेवियर। अब आप देखिए कि उसका ब्रेन भी अफेक्टेड है, उसका माइंड भी अफेक्टेड है। अब ब्रेन के लिए तो चलो हमने यहाँ पे एब्स्टिनेंस रख दिया, दवाइयाँ दे दी, तो उसका ब्रेन थोड़ा सा शुरू हो जाता है ठीक होना। अब माइंड के लिए क्या है? ये जो प्रोग्राम्स हैं, 1-to-1 सेशंस हैं। सिमिलरली जब हम आपको कह रहे हैं कि बीमारी अगर 2 एस्पेक्ट में है, तो कुछ केसेस में हम फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं कि इफ़ यू नीड मेडिकेशन वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। बट अपने दूसरे हिस्से माइंड के लिए ये दवाई है, ये प्रोग्राम। हम ओरल मेडिसिन खा रहे हैं, अपने माइंड के लिए मेडिसिन क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। जिसमें फैमिलीज फील करती हैं कि ये तो पेशेंट है, ये हमारा भी कार्ड बना रहे हैं, ये हमें भी अपना क्लाइंट और पेशेंट बना रहे हैं। पर आप टेक्निकली समझने की कोशिश करो कि अगर हमारा एमेगडेला भी हमेशा ऑन रहता है, जब हम पेशेंट को यहाँ से छोड़ के जाते हैं, कितने लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को नींद नहीं आती? अगर हमें नींद नहीं आएगी, हमारी रूटीन अपसेट होएगी, हमारा खाना पीना अफेक्टेड होगा। उसके बाद जाके ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन मेरा पर्सनल है। शुरू में मुझे सर कहते थे व्हेन आई केम फॉर माय हस्बैंड्स ट्रीटमेंट, दवाई ले लो, तो मेरा जवाब होता था नहीं, मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ या मुझे ज़रूरत नहीं है। बट अल्टीमेटली हम सबका शरीर है ना। फिर वो बीमारियाँ कैसे निकलती हैं? माइग्रेन हो जाती है, शियाटिका हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, जोड़ों की दर्दें शुरू हो जाती हैं, बैक पेन, ये नेक पेन। वो निकला तो सब कुछ दिमाग से ही है ना। तो WHO ने कुछ सोच समझ के फैमिली डिजीज बोला है, कुछ सोच समझ के प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, फेटल डिजीज बोला है। अब आज हम समझते हैं कि फर्स्ट डे से लेकर एंड ऑफ आवर लाइफ तक प्रोएक्टिव होने का क्या मतलब है। यहाँ तक अभी बात क्लियर है कि बीमारी के 2 हिस्से को हम डील कर रहे हैं, ठीक है। हमारे साइकाट्रिस्ट ब्रेन को डील करते हैं और हमारी जो टीम है, पूरा हमारा साइकोलॉजिस्ट का जो पैनल है, वो पेशेंट के माइंड को। अभी हम दूसरे 2 हिस्से पे नहीं आए हैं, 4 हिस्से हैं ना, ठीक है। तो हम जितना भी ये प्रोग्राम में आपको डील कर रहे हैं, हम आपके माइंड के थ्रू काम कर रहे हैं। जब हम आपको कहते हैं कि इवनिंग मीटिंग्स लगाइए, आप सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स लगाइए, ठीक है, आप रिकवरी लिटरेचर पढ़िए, आप अपनी शेयरिंग करिए, आप अपनी फेलोशिप बनाइए। ये क्या, ये चीज़ें किस चीज़ पे काम कर रही हैं? ये किस चीज़ की दवाई है? आपके माइंड की। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज हमें क्वेश्चन करती हैं, वाई मैम हमें यहाँ पे क्यों बांटना, वाई फॉलो अप्स आफ्टर एवरी फ्यू डेज। तो आप समझ रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है, ये ट्रीटमेंट की प्रिस्क्रिप्शन है। आप उसके बिना अपने माइंड, अपने थॉट्स को नहीं चैलेंज कर पाएंगे। नहीं तो बीमारी तो बैठी है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे बोला कि बीमारी क्या है, पावरफुल, उसकी तो ग्रिप बहुत तेज है, आपको बिल्कुल सक करके ले जाएगी वो। सो दिस इज द मेडिकेशन। जब आप यहाँ से जाते हैं, आप मुझे बताइए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग, आप जब भी यहाँ पे आते हैं, आप अपने आप को बेटर फील नहीं करते, रिलैक्स फील नहीं करते, अपने आप को चार्ज फील नहीं करते। जितनी कॉम्प्लेक्स गहराई में ये बीमारी है, हमारी पूरी कोशिश है कि उतनी गहराई में हम आपको सपोर्ट करें, कंटिन्यूस मीटिंग करें। अदरवाइज
इट इज़ नॉट ईजी, और स्पेशली जब हमें पता होता है कि अगर 10 लोग को सुना रहे हैं तो एक मुश्किल से फॉलो करेगा. इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज हर इंसान एंड ऑफ द डे अपनी बही खाता भी मेजर करता है ना. क्या फ़ायदा समझाने का, इन्होंने तो समझना ही नहीं है. बट वो बही खाता में एट द एंड ऑफ द डे मेरा दिन आराम से, मेरी रात सुकून से निकलती है क्योंकि आई डिड माई बेस्ट. आई डिड माई ठीक है, 33%. मैं वो मतलब 34% उसके ऊपर मैंने छोड़ा. बाबा जी हैं करने वाले. मुझे रात को शर्म तो नहीं ना कि मैंने रात को अपने पेशेंट के साथ इनजस्टिस की. आई डिड नॉट ट्राइड हार्ड ऑन दैट फैमिली. मैं एट द एंड बहुत सुकून से अपना 33% करके मैं सो जाती हूँ. और अगर मैं यही कहूँ कि हमें ये बहुत बार फीलिंग आती है, अभी फील यार इतनी रेजिस्टेंस है फैमिली में, बट फिर हम क्यों चलते हैं? नहीं, यू हैव टू डू इट. ये तुम्हारा पार्ट है जॉब का. दिस इज़ हाउ यू हैव बिन ट्रेंड. तुम तो अपना 33% करो. हमें फैमिली से रिजेक्शंस मिलती हैं, हमें डिसअप्रूवल मिलते हैं, हमें फैमिली से सरकास्टिक रिमार्क्स मिलते हैं. वी हैव टू डील विद ट्रबल माइंडेड पीपल. आप देखो दिन रात यहाँ पे स्टिल वी गो ऑन क्योंकि हमने अपना 33% करना. सो सेम इज़ विद यू एज अ फैमिली. क्या हम इस बीमारी में वो उतना 33% दे रहे हैं अपने लव्ड वन के लिए? सो एट द एंड ऑफ द डे आस्क योरसेल्फ. यही रिफ्लेक्शन है, यही आपकी इन्वेंट्री है. जब हम कहते हैं आपकी बीमारी घर में जो आ गई है, उसका जो ट्रीटमेंट का सफ़र है वो चलना आपने ही है. बट यस, हम उसमें आपका सपोर्ट कर सकते हैं. उसमें हम रिकवरी प्रोग्राम के साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं. हम साथ चल सकते हैं. चलना आपको पड़ेगा. जब हम आपको कॉल करते हैं कि आकर हिस्ट्री टेकिंग करनी है, काउंसलर ने आपसे बात करनी है, वो इलाज का हिस्सा है. जब हम आपको बोलते हैं डेटा इंटरवेंशन कराना है, चिट्ठी लिख के लानी है, आप वो तो बहुत लाइटली लेती हैं फैमिलीज उस चीज़ को. वो चिट्ठी में क्या है? वो चिट्ठी में आपकी सच्चाई है, वो चिट्ठी में आपकी जिंदगी है. वो चिट्ठी से आप भाग नहीं सकते. उस बीमारी में जो जो हुआ वो उस चिट्ठी में आना है. जो मैम वॉल की बात कर रहे थे कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती रहती है वैसे वैसे वो दीवार बड़ी और पक्की होती जाती है. उसको तोड़ने का एक औजार है वो चिट्ठी, जिसको आप बहुत लाइटली लेते हैं या बोलते हैं कि आपके पास आपके पेशेंट के लिए टाइम नहीं है. अगर ये कैंसर का हॉस्पिटल होता तो क्या ये आप बात कहते? अगर आपके पेशेंट को हार्ट अटैक आया होता तो आप ये बात कहते? तो इसलिए ये जो कुछ भी यहाँ पर बताया जाता है वो साइंटिफिकली प्रूवन है. उसको फॉलो करके ही फैमिलीज आज रिकवरी में हैं. हमारे पेशेंट जिंदा हैं, हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं. ये हम वॉल की बात कर रहे हैं. ये बीमारी में हम इसको कहते हैं वॉल ऑफ डिनाइल. एक हॉलमार्क सिम्टम है कि जब भी हमारा कोई पेशेंट जहाँ हमारी फैमिली आती है वो डिनाई करती है रियलिटी को. बट द थिंग इज़ कि अनकॉन्शियसली ये बहुत लंबा चल पड़ता है हमारे पेशेंट्स के साथ. वो दीवार खड़ी कर देते हैं. अब मैं बीच में, मुझे लगता है कि मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अब बात किससे की? दीवार के साथ. वो तो बात वापस आ गई, पर मुझे लग रहा होता है कि मैं अपने पेशेंट से या अपने लव्ड वन से बात कर रही हूँ एज अ फैमिली मेम्बर. अगर मैं देखूँ, अब वो जो दीवार उसने खड़ी की है, उसे लगता है कि वो डिनाई कर रहा है कि एडिक्शन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना घर वाले बता रहे हैं या जितना आप हमें रोज़ बता रहे हो. अब उस वॉल को तोड़ने के लिए डाटा इंटरवेंशन चाहिए. वो डेटा इंटरवेंशन वो हथौड़ा और मशीन है जिसकी मदद से हम वो दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब उसकी बीमारी में उसने क्या किया, उसको एक रियल पिक्चर देते हैं. पेशेंट को डमीन नहीं करते. उसकी जो बीमारी में सिम्टम्स हुए, लड़ा, लीगल केसेस हुए, एक्सीडेंट्स किए, फाइनेंशियल लॉसेस किए, चेंज ऑफ जॉब किए, मिसबिहेव किया, सेल्फ हार्म किया, एग्रेशन में आया. अब ये क्या है? ये इस बीमारी के सिम्टम्स हैं. तो जब हम उसको सिम्टम्स, वो एक एक इंसिडेंट बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो नेचुरली वो वॉल कहीं ना कहीं अब कल हमारे पेशेंट का मैम डेटा इंटरवेंशन था. वाईफाई, बेटा बहू सबने बहुत लेटर्स लिख के सब कुछ लिखा जो जो बीमारी के दौरान हुआ, सब कुछ, एवरीथिंग.
एंड ऑफ द मीटिंग में, सेशन में पेशेंट कहता ठीक है चलो, नहीं नहीं इनको गलती लग रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहला स्टेटमेंट, सेकंड चलो ठीक है फिर मैं ही गलत हूँ। वो सब सुनने के बाद वो पेशेंट ऐसा क्यों बोला बताइए? कि वो गंदा इंसान है, गलत इंसान है, क्या है? इसको कहते हैं डिनायल। बीमार है जो रियलिटी को 35 साल Deny में, कर रहा है। 35 साल में उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ है। अब वो 35 साल पुरानी बीमारी है जिसका कभी इलाज नहीं हुआ, वो पक चुकी है। इसलिए ये सारी चीजें चाहिए होती है। आपके बिना इलाज नहीं हो सकता, तो आपको अपने पेशेंट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हम शादी ब्याह में जाते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, बच्चों के स्कूल फंक्शंस में जाते हैं, क्योंकि अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं हुए तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। फिर आप पेशेंट पे ब्लेम नहीं डालो, 3 महीने रखा, क्या सीखा? अगर वो सीख सकता खुद ही और समझ सकता तो वो यहाँ होता ही नहीं। सो जो हमारा फर्स्ट स्किल है, बी प्रोएक्टिव, इसका क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप प्रोएक्टिव होने से? शादी बीमारी के दौरान हम क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, है ना, इम्पल्सिवली एक्ट कर दिया। प्रोएक्टिव क्या समझते हैं आप, क्या होता है? हाँ, और थोड़ा एक्सप्लेन करो इस चीज़ को। मैम अकॉर्डिंग टू मी कि जैसे कि अगर वो पेशेंट, हमें पता है कि वो ऐसा कुछ करने वाला, तो हम उससे पहले एक्शन ले लें कि नहीं नहीं हमें तो ये प्रोग्राम में आज हम नहीं तो हॉस्पिटल ऐसा। आए थे, हाँ जी मैम। कितने दिन के लिए आए थे? मैम हम लोग आए थे 3 डेज़ के लिए। तो मैम तो उसको हमने आपको चालाकी से फंसा लिया हमिटेज के लिए, कि क्या हुआ, क्या प्रोएक्टिव अप्रोच आपने यूज किया मीटिंग्स में बैठकर? मैम यही कि मुझे मैंने अपने पेशेंट को मैंने कोई डिस्कस नहीं किया, जो मैंने डिस्कस किया वो मैंने अपने काउंसलर के साथ डिस्कस किया, प्लस मैंने डॉक्टर के साथ डिस्कस किया। और जो मेरी सिक्स सेंस मुझे कह रही थी कि ये बंदा 3 दिन में नहीं ठीक हो सकता, तो इसके लिए मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। तो मैंने उसके पहले ही मैंने फैमिली को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर दी भी, ये एक लंबा प्रोसेस है और हमें इसी के अकॉर्डिंगली चलना तो पड़ेगा। फर्स्ट प्रोएक्टिव आपने क्या किया कि माना कि ये एक डिजीज है। यस मैम। सेकंड, ये ब्रेन डिसऑर्डर है। यस मैम। सेकंड, इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस ये है, ये वाला तो ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया। ये होता है प्रोएक्टिव अप्रोच। सो प्रोएक्टिव अप्रोच मीन्स प्लानिंग अहेड, पहले से ही तैयारी करनी। पहले से ही तैयारी, ठीक है, प्रिपरेशन पहले, बिफोर अपनी आप तैयारी करना शुरू कर दे टू मीट दैट इवेंट। प्रोएक्टिव का मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ वाइफ यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू टुक द चार्ज। आपने ब्लेम गेम खत्म की। अगर ये रिएक्टिव मोड में होते तो आप कहते कि यार जिनका बच्चा है, जिनके पेरेंट्स हैं, बिकॉज हम तो देखते हैं डॉटर इन लॉ वर्सेस इन लॉज शुरू हो जाता, ठीक है, इंस्टेड की लाइक स्टार्ट क्यों होता है ये जो मैम बात कर रहे हैं, डॉटर इन लॉ वर्सेस इन लॉज होता है, वो क्यों होता है? वो उनके अपने कन्फ्लिक्ट नहीं होते, वो बीमारी करा रही होती है, वो पेशेंट करा रहा होता है। हमने कितनी बार ये बोला है कि सर कई बार ही बोलते हैं मीटिंग्स में, पंजाबी में भी बताते हैं कि जो पेशेंट्स है ना, ये दो धिरां से डिवाइड कर दिंदा है पेशेंट साडा। पेशेंट मतलब पेशेंट दी बीमारी, डिवाइड एंड रूल। पेशेंट दी बीमारी 2 धिरां दे विच डिवाइड कर दिंदी है। एक पासे एक फैमिली मैंबर ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, एक पासे दूसरे फैमिली मैंबर ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ है। क्यों? क्योंकि जो दोनों रल गए तो फिर तो मेरी बीमारी। और सिर्फ सास और इन-लॉज नहीं, वो माँ बाप को भी तोड़ देती है। बहुत सारे। और उसमें फिर क्या करेंगे, एक दूसरे की बातें करेंगे, एक दूसरे की वीकनेसेस बोलेंगे, और उसका फायदा क्या कि मैं अपनी बीमारी कंटिन्यू करी जाऊँ, अपनी बीमारी को मैं आगे बढ़ाई जाऊँ। इसीलिए हम कहते हैं कि सारे फैमिली मेंबर्स को एक पेज पे आना पड़ेगा। हाँ मैडम, प्रोएक्टिव ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਦੇਵੀਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ
ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਫੈਮਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ही लेके आए हैं उसको। क्योंकि उनको नीड ऑफ द आवर हाँ जी। समझ आ रही थी ना कि इस टाइम पे अर्जेंसी किस चीज़ की लगी है, भाई को बचाना है। भाई को बचाना है तो मुझे प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा कि मैं कैसे उसको ट्रिक करके ट्रीटमेंट में लेके आऊँगा। ਉਸਦੇ ਫਰੈਂड्स ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। अच्छा, जब हम बाई चांस, जब भी हम 3 मंथ्स के बाद डिस्चार्ज करते हैं यहाँ से, तो हम कुछ रेड स्टैंड्स बताते हैं। रेड स्टैंड्स का मतलब है, रेड का मतलब क्या होता है, लाल बत्ती का क्या मतलब होता है, डेंजर है, स्टॉप कर जाओ। कुछ प्रोएक्टिव बता दो फिर। हाँ। नहीं, मैं इनको ना इसलिए बताने लगी हूँ, डिस्चार्ज का इसलिए बता रही हूँ कि क्या हुआ अभी रिसेंटली व्हाट हैपन, जैसे आप बता रहे हो हम मेहनत करते हैं, ये इनका डर बना रहता है, तो रेड स्टैंड जो हम बताते हैं ना फैमिलीज, वो भी नहीं फॉलो करती। ये प्रोएक्टिव की बात कर रहे हैं। प्रोएक्टिव का मतलब है हमने तैयारी करनी है। रेड स्टैंड इसलिए बताए जाते हैं ऑन डिस्चार्ज और बिफोर डिस्चार्ज। ये सब फैमिली सुन ले अच्छे से, क्योंकि आपने उस स्टेज में आना है अभी। तो जो 10 चीज़ें बताई हैं नहीं करनी, पर फैमिलीज वो कर देती हैं और फिर पेशेंट को जाते ही प्रॉब्लम आती है। प्रोएक्टिव का मतलब है हम पहले से ही तैयार हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अभी कल एक फैमिली आई थी, उनका पेशेंट, उनकी फैमिली में कोई मैरिज है और उनका पेशेंट बार बार कह रहा है मैंने उस मैरिज में जाना ही जाना है, मेरी बहन की बेटी की शादी है। पर उन्होंने बड़ी प्रोएक्टिवली तैयारी की कि नहीं, हम भी नहीं जाते, अगर ये नहीं जाना तो हम भी नहीं जाते। तो ये आपकी तैयारी पहले होनी चाहिए। बहुत कुछ होएगा, जैसे मैम अभी बोल रहे थे ना, मिस्त्री लगे होते हैं, शादी हो रही होती है, ये होता है वो होता है, पर हमारी तैयारी क्या है, हमने अपनी तैयारी क्या करनी है। प्रोएक्टिव मीन्स फॉर एवरीथिंग। ये नहीं कि पेशेंट यहाँ पे है, पेशेंट जब घर भी चला जाता है तब भी आपने प्रोएक्टिव होना है कि मैं पहले से ही तैयार रहूँ। और मैम ने जो अभी एग्जाम्पल दी है, जब जंग की तैयारी होती है तो तैयारी हमारी होती है, ये नहीं कि वो बस उसी टाइम पे तैयारी करते हैं। तैयारी पहले से ही होती है कि मेरे को ये समझना है कि ये बीमारी जो है प्रोग्रेसिव है। हम बताते हैं ना, प्राइमरी, प्रोग्रेसिव, फेटल इफ, क्रॉनिक एंड फेटल इफ अनट्रीटेड। तो ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी लगी हुई है जो सारी ज़िंदगी साथ रहनी है। ये नहीं है कि 3 महीने में सब बस जादू हो जाना है। हमारे पास आती हैं कई फैमिलीज, वो कहती है बस 3 महीने से ना तुम इन्हें नवा नकोर करके भेज देना, बिल्कुल नवा नकोर भेज देना। तो वो नवा नकोर नहीं होता, उसमें आपके एफर्ट्स कितने लगने हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है आफ्टर 6 मंथ हम मतलब बीइंग फैमिलीज हम सुरखरू हो जाते हैं, बस अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ बढ़िया है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा दे देते हैं। वो बीमारी कैसे हमला करती है हमें नहीं पता लगता। तो जो बीइंग प्रोएक्टिव मीन्स यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अपनी ब्रेन में रखें इस चीज़ को कि ये अब मेरे साथ ये जो बीमारी चल रही है, इसके लिए मुझे क्या क्या तैयारियां करनी है। To put in very simple words, अगर कनिंग कहा गया है बीमारी को, तो हमने कितना चालाक बनना है। हमें सारी चालाकियां सीखनी है जितनी सीख सकते हैं। मतलब प्लानिंग अहेड हो गया ना, बीइंग प्रोएक्टिव। अगर बीमारी चतुर चालाक है तो मेरी भी तो उसको डील करने के लिए मेरी प्लानिंग पहले से ही, प्लानिंग अहेड मतलब पहला तो ही मेरी तैयारी हुई। बट बिफोर ये प्रोएक्टिव अप्रोच जो हम समझ रहे हैं, उससे पहले आई वुड लाइक कि हम रिएक्टिव फेज में कितने रहे। क्योंकि ऑपोजिट क्या होता है प्रोएक्टिव का, रिएक्टिव। और एडिक्शन हमें क्या बनाती है, रिएक्टिव। अब मुझे बताओ कि हम लोग एडिक्शन में अपने घरों में अपने लव्ड वन के साथ रिएक्टिव रहे हैं। असी बेइज्जती प्रोग्राम किया, गाना कढ़िए, गले फड़े, हाँ जी किया हम सब ने, कईयों ने मारा भी है शायद, लेबल बड़ा, मतलब वो पूरी धमकियां देनी, करो बाहर निकल जा, तू पैदा ही ना होंदा चंगा होंदा। सो दैट मीन्स ये अप्रोच एडिक्शन में हमें, एडिक्शन कौन सी हमें स्टेट ऑफ माइंड में लेके जा रही है, रिएक्टिव अप्रोच में। तो आज जब हम पहले आइडेंटिफाई करें कि हम एडिक्शन में हमेशा हमें खुद बातें करनी नहीं आई है, हमें सिर्फ बेइज्जती प्रोग्राम, क्रिटिकल रिमार्क्स देने, दुनवट्टा बनना, चुप हो जाते हैं। और एक और चीज़, इससे भी पहले कि जो हम रिएक्टिव होते हैं, उससे भी पहले फिर से एक सवाल, क्या हम सबको पता था ये बीमारी है? हम क्या सोचते थे कि ये क्या करता है, नशा करके क्या करता है?
बिहेवियर खराब है, पर्सनालिटी बहुत गंदी खराब है। आदत है, पता नहीं इसकी पर्सनालिटी है ना, वो चाहे पढ़ाई कर रहा है, बड़ा कुछ कर रहा है, पर इसकी पर्सनालिटी जो है ना वो मतलब कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। पढ़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन पर्सनालिटी मैं फ्रैंकली बताऊं, मैम जो कह मैं तो रहे हैं बहुत कि कहती हमें यही लगता है कि ये गंदी सोसाइटी में फंस गया, ये गंदी आदतों में चला गया, ये खुद मजे लेता है, हमें तंग करता है, खुद की इंजॉयमेंट के लिए नशा कर रहा है। नहीं, हम तो ये कहते थे कि भाई हम बड़ी अच्छी तरह से, तुम रोल मॉडल्स देखो, अपने फादर को देखो, फादर इतने वेल बिहेव्ड है, इतने सॉफ्ट स्पोकन है, सब कुछ है, तो तुम्हारे में ये कहाँ से ऐसे आते आ गए? यही होता है, हम ऐसे ही कहते हैं। ये तो बहुत सारे yes, ये बहुत बोलते हैं, हमारा घर तो, हमारे घर में तो कोई इतना ऊंचा करते हैं, ये आ कहाँ से गई, तूने सीख कहाँ से ली? मुझे बेटा हमारे घर में तो ऐसे लैंग्वेज आज तक कभी नहीं किसी ने यूज़ नहीं की है, तो ये आपको नहीं वो मैं इधर वो कोचिंग क्लासेस में जाता हूँ, मैं कहा ठीक है, तुम वहाँ पे अलग अलग लोगों को मिलते हो, सब कुछ ठीक है, तो उस टाइम पे ये होता है कि ये चीज़ें ना बाहर रखो, घर में ये काम नहीं चलेगा। आप एकदम से नहीं ना, मैंने कहा कि ये चीज़ें मतलब आप ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा एजुकेट तो नहीं, पर हमने कहा कि हमारे घर ये नहीं चलता, पर ये कि हमें दिख रहे थे ऐसे सिग्नल्स, चेंज दिख रहा था कि ये ऐसी लैंग्वेज शुरू हो रही है। हमें सिम्टम्स वे बैक दिख रहे होते हैं, हमें बिहेवियर वे बैक दिख रहे होते हैं, पर क्यों? क्योंकि हमें लगता ही नहीं है, हमें लगता है इट्स ओके बिहेवियर है, थोड़ा और बड़ा होएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एक इग्नोरेंस है और एक माँ का दिल होता है जो मानने में नहीं आता। अपनी तरफ से, लेकिन आपको तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि ये बीमारी है, ना ये आदत है, ना ये गंदी संगत में जाने से हुआ है, ये एक बीमारी है जो आ गई है थ्रू जीन्स, थ्रू एनवायरनमेंट हमारे अंदर आ गई है, और उसमें पेशेंट तो हमारा रिएक्टिव रहा ही रहा है, हम भी बहुत रिएक्टिव रहे हैं, बहुत ज्यादा। पेशेंट के रिएक्शंस को डील कर करके हम भी क्या बन गए? रिएक्टिव। ठीक है, वो हमें 2 सुनाता है तो हम 4 सुनाते हैं। वो खाना नहीं खाता तो मेंटली तो लगे ही होते हैं, वो अंदर से तो वो अंदर से कचर चल रही होती है। दिल से मानता है कि ये जीन्स में आ गई है या ये बीमारी है, उसने जानबूझ के नहीं किया, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से। क्यों आप तो फैमिलीज तो बोलती हैं कि इसने खुद ही चखा नशा। मैम जो फैमिली रिलेशंस, जैसे फैमिली सोसाइटी है हमारी, जो मेरे इन लॉज हैं, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ, उनको मैंने बोला कि ये फैमिली ऐसे प्रॉब्लम है क्योंकि इनकी सिस्टर को थोड़ी ब्रेन का मतलब इशू है, मतलब ऐसे काफ़ी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे इदा साडी फैमिली 'ਚ कोई नहीं हैगा, मतलब उन्होंने सदा ही मैंने उन्होंने किया था भी मतलब तू झूठ बोलती पई है, भी इदा दा हैगा नहीं है। उनके लिए भी आसान नहीं है, एक तो समझ नहीं है, दूसरा हमें 2 चीजें समझनी है, नशा करना और नशे की बीमारी होना 2 अलग बात। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में जब बात करते हैं एडिक्शन की तो ऐसा लगता है कि कोई हमें गाली दे रहा है। यस मैम, इट इज मतलब सो मच, इतना स्टिग्मेटाइज है, बीमारी तो हम मानने को ही नहीं तैयार। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, लगता है कि आज हम बात ਮੈਂ करेंगे ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਹੈਰਮਿਟੇਜ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ये क्या है ना, ये इग्नोरेंस है और ये अनअवेयरनेस है, पता ही नहीं है कि ये बीमारी है, इग्नोरेंस। ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ डिस्कस ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ बट आपके लिए एक और प्रोएक्टिव टिप कि आपने उन लोगों के साथ बैठना जो इस बीमारी को समझते हैं, नहीं तो दे आर गोइंग टू पुल यू बैक, उन्होंने पूरा खींचना है। हमने जूम मीटिंग में बात की थी ये वाली, है ना, हाँ जी मैम। हमने जूम मीटिंग में बात की थी और आपने कहा था कि एक टाइम के लिए मैं भी थोड़ा सा डामाडोल हो गई थी कि क्या करना चाहिए मुझे। आप बहुत बार डावाडोल हो गए, हो सकता है 5-6 साल डावाडोल रोज हो, सो वी हैव टू यूज दिस स्किल। और ये जो आप कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट थिंग, रीचिंग टू योर काउंसलर, अपने मन की हर बात शेयर करो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, दिस वी इज आर प्रोएक्टिव अप्रोच। जैसे मैम मैं यहाँ पे आ रही थी तो मेरे साथ मेरा दियोर आया हुआ है, तो वो मैंने उसको वो कहता इतने चुप क्यों हो, तो मैंने बोला कि मुझे अभी कल ही मुझे थ्रेट मिले हैं, जैसे मेरी मैम बात हो रही थी तो मुझे कहते हैं मैं वापस नहीं आना इदा होंदा, ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। प्रिपेयर हो गए, हमने बीमारी के 4 सिम्टम्स मैनेज कर लिए। और प्लस मैम ये जो आंटी है हमारे साथ काफी सपोर्ट करती है, उन्होंने मुझे पहले बोला कि उन्होंने इदा करना ही हो, ते इदा हुन तू अपनी तैयारी कर ले। तो अभी जो मैम कह रहे हैं, हमने अपने आसपास किसको लेना है, जो पॉजिटिव है, ठीक है, नाउ यू आर सेइंग कि ये आपको पूरा पॉजिटिव कर जो अवेयर है, जानते हैं इसके बारे में। सो हमारा एक जॉइंट मीटिंग टाइप हो रहा है जिसमें
लर्न कि हम और अपनी रिकवरी को कैसे बेटर कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी.